नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अभिक्रिया का औसत वेग और तात्क्षणिक वेग को ग्राफ के द्वारा कैसे निर्धारित किया जाता है जब अभिक्रिया की दर को उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन की दर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे अभिक्रिया के वेग पर आधारित, और इसके साथ साथ अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उनका अध्ययन आज इस टॉपिक में हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। अभिक्रिया का औसत वेग या तात्क्षणिक वेग जब अभिक्रिया को उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन के रूप में प्रदर्शित करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम देखो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिकारकों से क्या बनते हैं? उत्पाद बनते हैं। तो अभिक्रिया होने पर देखो, प्रारंभ में तो अभिकारक होते हैं, उत्पादों की सांद्रता शून्य होती है। तो प्रारंभ में अभिकारकों की सांद्रता अधिक होती है, उत्पादों की सांद्रता शुरू में शून्य होती है। जैसे जैसे अभिक्रिया बढ़ती है उत्पादों की सांद्रता बढ़ती है और अभिकारकों की सांद्रता क्या होती है? घटती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम उत्पादों की सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ खींचे, देखो किस प्रकार से ये है उत्पादों की सांद्रता, है ना, और इसको लिखते हैं मोल पर लीटर में। अगर उत्पादों की सांद्रता और समय को t से प्रदर्शित करते हैं, समय के बीच में ये अक्ष जो है सांद्रता को प्रदर्शित करती है और ये अक्ष समय को प्रदर्शित करती है, और समय मान लीजिए ये मिनट में प्रदर्शित किया गया है। तो अगर उत्पादों की सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो देखो, और मान लो यहाँ पे ये यहाँ पे 0 है, समय 0, और यहाँ पर ये इसको जो है इस पर मिनट बना लीजिए। मान लो ये 5 मिनट है, यहाँ पे ये 10 मिनट है, ये 15 मिनट, ये 20 मिनट, 25 मिनट, और ये 30 मिनट, ये 35 मिनट, है ना। और ये सांद्रता मान लो यहाँ पे ये मान लीजिए 0.1 मोल पर लीटर, ये 0.2 मोल पर लीटर, यहाँ पे 0.3 मोल पर लीटर, 0.4 मोल पर लीटर। तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि जो उत्पाद होते हैं उत्पादों की सांद्रता बढ़ती है समय जैसे जैसे गुजरता है। तो अगर सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ खींचे तो एक इस प्रकार का ग्राफ हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। देखो मान लो, देखो इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। अब इससे हम जो औसत वेग और तात्क्षणिक वेग कैसे ज्ञात करते हैं, मान लो देखो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। मान लो ये 5 मिनट है यहाँ पे, और यह इससे समय मान लीजिए t1, है ना, और ये समय 10 मिनट को मान लीजिए समय t2। मान लो 5 मिनट बाद में अब अभिकारकों की सांद्रता बढ़ रही है धीरे धीरे,
तो 5 मिनट बाद में मान लीजिए अभिकारक की उत्पादों की जो सांद्रता थी वो ये थी, यहाँ से ये इस तरीके से ये है ना, ये आया। और मान लो 10 मिनट बाद में क्या होगी, 10 मिनट बाद में सांद्रता, या यहाँ पे देखिए 15 मिनट बाद में सांद्रता क्या होगी, 15 मिनट बाद में, इसको थोड़ा ठीक खींचेंगे, यहाँ से खींचे इसको, ये है ना, सांद्रता कितनी है, ये ऐसे अगर आप खींचे तो ये समय T1, ये T2 है ना। 5 मिनट में सांद्रता हुई 0.1 मोल पर लीटर, और ये 15 मिनट में, यहाँ पर 15 मिनट में, यहाँ पे मान लीजिए ये 15 मिनट है, यहाँ पर सांद्रता हो जाएगी, ये बढ़ रही है 0.3 मोल पर लीटर होगी। तो देखो ये जो समय है, ये जो समय अंतराल है T1 से T2 तक का, यानी कि ये समय कहलाता है डेल्टा T, और डेल्टा T बराबर होता है T2 माइनस T1 के। ये समय अंतराल हो गया। अब देखो सांद्रता, मान लो ये सांद्रता है P2 है ना, ये सांद्रता है ये हमारी P1। तो देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो सांद्रता परिवर्तन है ये कहलाता है डेल्टा P, यानी कि डेल्टा P बराबर होता है P2 माइनस P1। डेल्टा सांद्रता में परिवर्तन क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ गई है ना। जब समय 5 से 15 मिनट होता है तो सांद्रता में परिवर्तन कितना होता है, 0.1 से 0.3 मोल पर लीटर होता है। तो अभिक्रिया का जो औसत वेग होगा है ना, रेट एवरेज बराबर होता है, हमें पता, प्लस डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। देखो ये क्या कहलाता है, अभिक्रिया का औसत वेग। जो औसत वेग होता है वो एक निश्चित समय अंतराल में उत्पादों की जो सांद्रता में वृद्धि होती है उसको प्रदर्शित करता है। अच्छा, अगर हम देखें इसका मान निकालना चाहें तो देखो डेल्टा P का मान कितना, 0.3 माइनस 0.1 है ना, और ये 15 माइनस 5 है ना, और घटाने पर ही आएगा 0.2 अपॉन 10 है ना। तो ये आ जाएगा मोल पर लीटर पर मिनट है ना। तो ये आ जाएगा अभिक्रिया का औसत वेग। अब अगर हम इस अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग निकालना चाहें, तात्क्षणिक वेग का मतलब किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वेग निकालना चाहे, मान लो आपको ये कहे कि भाई यहाँ पर 30 सेकंड पर अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग क्या होगा है ना, अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग क्या होगा। तो देखो यहाँ से 30 सेकंड, इससे ग्राफ के द्वारा देखते हैं बिंदु कहाँ पर पड़ता है, 30 सेकंड पर। तो अब इस बिंदु से होती हुई एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, और जो इस स्पर्श रेखा का ढाल होता है ना, ये स्पर्श रेखा खींच दी हमने यहाँ पे, मान लो ये हमें 30 सेकंड पर अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग निकालना है। तो इस बिंदु से होती हुई एक स्पर्श रेखा खींचते हैं और इसका ढाल निकाल लेते हैं। देखो इसका स्पर्श रेखा खींच करके ये समकोण त्रिभुज बना देते हैं और इसी से ही इसका ढाल निकालते हैं। देखो ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये
dP को प्रदर्शित करता है, मतलब उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, और ये यहां से लेकर के यहां तक ये dt को प्रदर्शित करता है। तो देखो इसका जो ढाल होता है वो ढाल ही जो तात्क्षणिक वेग होता है उसको प्रदर्शित करता है। यानी कि अभिक्रिया का जो तात्क्षणिक वेग होता है ना, रेट इंस्टेंटेनियस, बराबर होगा स्पर्श रेखा का ढाल, है ना। और ढाल जो है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना, अक्ष के अनुरूप है ये। तो ढाल बराबर होगा प्लस dP अपॉन dt। तो इससे जो है हम इस ढाल से जिस समय भी हमें तात्क्षणिक वेग ज्ञात करना होता है उस समय पर जो है इस वक्र पर जो है स्पर्श रेखा खींचते हैं, है ना, और उसका ढाल निकाल लेते हैं। उसका जो ढाल आता है वही अभिक्रिया के तात्क्षणिक वेग को प्रदर्शित करता है। और देखो जब ढाल जो है ना ऊपर की ओर होता है तो वो पॉजिटिव होता है, और जब ढाल मान लो नीचे की ओर होता, ये देखो ये ढाल ऊपर की ओर है तो ये पॉजिटिव होता है, जब ढाल नीचे की ओर होता है तो वो नेगेटिव होता है। और देखो हम इसका मान निकाल सकते हैं, जैसे 30 सेकंड पे हमें निकालना है तात्क्षणिक वेग, तो dP देखो ये अंतर देखेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का अंतर कितना बैठेगा dP, है ना। ये वैल्यू 4 से कम होगी तो 4 में से यहाँ तक घटाएंगे वो dP आ जाएगा, और अपॉन dt रखेंगे। dt का मान ये होगा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, है ना। 35 में से ये यहाँ तक बैठेगा लगभग, ये घटा करके डेल्टा dt का मान आ जाएगा। तो इसे कहते हैं, इस प्रकार से जो है अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग निकालते हैं। देखो ये मैंने आपको बताया कि जब उत्पादों अभिक्रिया के वेग को हम उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो अभिक्रिया का जो औसत वेग होता है और जो तात्क्षणिक वेग होता है उसे इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अब हम जो है अभिक्रिया के वेग पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स निकालते हैं, तो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि जब अभिकारकों के स्टोकियोमेट्रिक गुणांक और उत्पादों के स्टोकियोमेट्रिक गुणांक बराबर होते हैं तो अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, और जब वो भिन्न होते हैं तो अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। देखो जैसे मान लो, देखो ये रिएक्शन है H2 प्लस O2, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन के संयोग से ये पानी बनता है 2H2O। तो देखो समीकरण देखकर ये पता चल रहा कि इसके दो अणु इसके एक अणु के साथ में अभिक्रिया करके जल के दो अणु बनाते हैं, है ना। और ये पता चल रहा है कि जब इसका एक मोल अभिक्रिया करता है तो इसके दो मोल अभिक्रिया करते हैं, है ना। या इससे हमें ये पता चलता है कि ऑक्सीजन के जो प्रयुक्त होने की दर है वो हाइड्रोजन के जो प्रयुक्त होने की दर है वो ऑक्सीजन के प्रयुक्त होने की दर से दोगुनी है ना, क्योंकि दो अणु इसके एक अणु के साथ में अभिक्रिया करते हैं। देखो भाई ये अभिकारक है, अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं वो प्रयुक्त होते हैं, है ना। तो अभिक्रिया के दौरान ये प्रयुक्त होते हैं, अभिक्रिया के दौरान ये बनता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हाइड्रोजन के प्रयुक्त होने की दर को इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, H2 के प्रयुक्त
होने की दर, H2 के प्रयुक्त होने की दर बराबर होगी माइनस डेल्टा H2 अपॉन डी अपॉन डेल्टा टी, है ना। अच्छा, इसी प्रकार से ये माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि H2 की सांद्रता घटती है ना। इसी प्रकार से O2 के प्रयुक्त होने की दर, O2 के प्रयुक्त होने की दर बराबर होगी माइनस डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी, है ना। इसी प्रकार से हम H2O के निर्माण की दर लिख सकते हैं। H2O के निर्माण की दर, H2O के निर्माण की दर बराबर होगी डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा टी। तो देखो, तो ये हाइड्रोजन के खर्च होने की दर, ऑक्सीजन के खर्च होने की दर, H2O के निर्माण की दर, तो इन दरों में और इस पूरी अभिक्रिया की दर में ये संबंध होता है। अभिक्रिया की दर बराबर होगी, देखो H2O के प्रयुक्त होने की दर कितनी है, डेल्टा माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी, है ना। अभिक्रिया की दर बराबर होगी हाइड्रोजन के प्रयुक्त होने की दर के। देखो, किसी अभिकारक के खर्च होने की दर को अभिक्रिया की दर से बराबर करने के लिए ना, जो खर्च होने की दर होती है ना, उसको उस अभिकारक के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से भाग दे देते हैं। यानी कि इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है 2, इसे 2 से भाग दे देते हैं। तो 2 से भाग देने पर इसके जो खर्च होने की दर है हाइड्रोजन के, वो अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाती है। इसी प्रकार से ये O2 के प्रयुक्त होने की दर, इसका 1 मोल है तो इसे ऐसे ही लिखेंगे, डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी बराबर, और माइनस लिखेंगे क्योंकि ये प्रयुक्त होता है, बराबर H2O के निर्माण की दर, है ना। इसके 2 मोल बन रहे, तो इसके निर्माण की दर को 2 से भाग देंगे। डेल्टा H2O निर्माण की दर क्या है, डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा टी, तो इसके निर्माण की दर को 2 से भाग देंगे। देखो, मैंने आपको कई बार बताया है कि जो अभिकारक प्रयुक्त होता है, उसके प्रयुक्त होने की दर को अभिक्रिया की दर से के बराबर करने के लिए प्रयुक्त होने की दर को अभिकारक का जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होता है उससे भाग दे देते हैं, है ना। जैसे हमने यहाँ पे 2 से भाग दिया है। ऐसे ही ये उत्पाद है, उत्पाद मान लो कोई उत्पाद है, किसी उत्पाद के जो बनने की दर होती है ना, उसको अभिक्रिया की दर के बराबर करने के लिए उसके जो बनने की दर होती है ना, बनने की दर को उस उत्पाद के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से भाग दे देते हैं। तो ये अभिक्रिया की दर में, और ये जो विभिन्न अभिकारक और ये उत्पाद है, इनके निर्माण की दरों में ये आपस में इस प्रकार से संबंधित होती हैं। तो इसी प्रकार से देखो, एक उदाहरण और देखिए। देखो, जैसे ये है नाइट्रोजन N2+3H2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करके ये देती है अमोनिया 2NH3। तो जो इस अभिक्रिया की दर होती है, अभिक्रिया की दर बराबर होगी, पिछले वीडियो में मैंने भी आपको बताया, अभिक्रिया की दर बराबर माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी। ये N2 के खर्च होने की दर होगी, क्योंकि ये खर्च होता है अमोनिया बनने में, बराबर माइनस 1/3, है ना, डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी। देखो यहाँ पे हमने 1/3 किया। देखो, ये H2 अपॉन डेल्टा टी, ये हाइड्रोजन के प्रयुक्त होने की दर है। तो देखो, इसके 3 अणु भाग लेते हैं जब इसका 1 अणु अभिक्रिया करता है। तो देखो, इसके
खर्च होने की दर को अभिक्रिया की दर के बराबर करने के लिए जो खर्च होने की दर है उसको इसके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से भाग देते हैं बराबर, और ये बनता है बराबर इसके निर्माण की दर के बराबर 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। तो इस प्रकार से हम जो है ना स्टोइकियोमेट्रिक गुणांकों की सहायता से जो अभिक्रिया की दर होती है और अभिक्रिया में जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं, अभिकारकों के खर्च होने की दर, उत्पादों के बनने की दर को आपस में एक दूसरे से जोड़ देते हैं। तो अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। इस न्यूमेरिकल को देखिए, अभिक्रिया 2A 4B प्लस C के लिए B की सांद्रता 10 सेकंड में 5 × 10⁻³ मोल पर लीटर बढ़ती है। तो आपको गणना करना है B के निर्माण की दर और A के विलुप्त होने की दर। देखो हमें पता है B के निर्माण की दर जो होगी, इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, B के निर्माण की दर, है ना, निर्माण की दर बराबर होगी, देखो B प्रोडक्ट है, बन रहा है, यानी कि प्लस डेल्टा B अपॉन डेल्टा T, है ना, बराबर डेल्टा B क्या है, ये सांद्रता में परिवर्तन है, सांद्रता में परिवर्तन, और ये डेल्टा T समय में परिवर्तन, है ना, ये क्या है, सांद्रता में परिवर्तन, है ना, ये है सांद्रता में परिवर्तन बटे समय, जिस समय में सांद्रता में परिवर्तन होता है। तो B के निर्माण की दर देखो क्या आ जाएगी, सांद्रता में परिवर्तन कितना, 5 × 10⁻³ मोल पर लीटर बटे कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। तो निर्माण की दर क्या होगी, निर्माण की दर ये हो गई, है ना, बराबर 5 × 10⁻⁴, है ना, मोल लीटर इनवर्स, है ना, लीटर इनवर्स, और समय क्या दे रखा, सेकंड इनवर्स, ये आ गया। B के निर्माण की दर ये आ गई। अच्छा, अब देखो A के विलुप्त होने की दर भी पूछा है, A के विलुप्त होने की दर पूछा है। तो देखो हम ये अभिक्रिया की समीकरण देख करके इससे हम ये पता लगा लेंगे कि भाई अभिक्रिया के वेग में और इसके खर्च होने की दर में, इसके बनने की दर में, इसके बनने की दर में क्या संबंध है। देखो ये संबंध है, समीकरण देखकर हम ये लिख रहे हैं, अभिक्रिया की दर बराबर, अभिक्रिया की दर बराबर, देखो ये इसकी सांद्रता घटती है माइनस, है ना, डेल्टा A अपॉन डेल्टा T, और इसके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितना है, 2, तो इसकी दर को 2 से भाग दे देते हैं। तो अब ये इसके जो खर्च होने की दर है वो अभिक्रिया की दर के बराबर होगी, बराबर आगे लिखेंगे, अब ये बनता है तो 1/4, है ना, डेल्टा B अपॉन डेल्टा T बराबर डेल्टा C, इसका एक मूल है, अपॉन डेल्टा T। तो अब ये क्या पूछा, A के विलुप्त होने की दर पूछी है। तो A के विलुप्त होने की दर, A के, तो हमने ये B के निर्माण की दर निकाल दी, है ना। अब ये समीकरण देख करके हमने जो अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग होता है ना, उसको ये उत्पाद की सांद्रता घटने के रूप में लिख दिया, है ना, ये बराबर इसके, है ना, और यह बराबर 1/4 डेल्टा B अपॉन डेल्टा T के, या बराबर डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। अब देखो हमें ये निकालना A के विलुप्त होने की दर। देखो हमें B के निर्माण की दर पता, A के विलुप्त होने की दर ये है डेल्टा
ए अपॉन डेल्टा टी। तो ये संबंध है इन दोनों में, है ना। तो ये है 1/4 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी बराबर माइनस 1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, है ना। यार ये माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि सांद्रता घटती है अभिकारक की समय वृद्धि के साथ साथ। तो इसे इधर ले आए, या बराबर बराबर, या इसे ये कहिए माइनस, है ना, माइनस ये हो जाएगा, ये 4 उधर चले जाएगा, है ना। तो अभिक्रिया का जो वेग आएगा वो ये आ जाएगा 1/2 गुणा 5 गुणा 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, है ना। देखो यहाँ पे ये देखो, ये जो माइनस है ना, ये माइनस, इस माइनस को आप, ये जो माइनस है इस माइनस को आप यहाँ समझिए, ये है माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। मतलब ये जो ए अभिकारक है ना, ये इसके विलुप्त होने की दर है। तो ये सवाल आपकी समझ में आ जाना चाहिए। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। देखो अभिक्रिया 4NH3 + 5O2 गिव्स 4NO + 6H2O के लिए NO के बनने की दर इतने मोल पर लीटर पर सेकंड, इतने मोल पर लीटर पर सेकंड है, इतने मोल पर लीटर पर सेकंड है। NH3 के लुप्त होने की दर और H2O के बनने की दर की गणना करो। देखो समीकरण देखकर ही आपको जो अभिकारक है उसके लुप्त होने की दर का और जो उत्पाद है उसके बनने की दर का आपको पता लगना जाना चाहिए कि समीकरण कैसे लिखी जाएगी। देखो जैसे अगर हम ये लिखे हैं, देखो NH3 का देखें हम, NH3 के, क्योंकि ये लुप्त होते हैं NH3O2, ये प्रयुक्त होते हैं, इनसे ये बनता है, ये लुप्त होते हैं और ये बनते हैं NO और H2O। तो NH3 के लुप्त होने की दर कैसे लिखेंगे हम, बराबर डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी, है ना। ऐसे ही O2 के लुप्त होने की दर क्या लिखेंगे इसे, डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी। ऐसे ही NO के बनने की दर, देखो ये बनता है, बनने की दर, देखो जब अभिक्रिया होती है ना, ये खर्च होते हैं अभिकारक, उत्पाद बनते हैं। बनने की दर बराबर क्या होगी, डेल्टा NO अपॉन डेल्टा टी। ऐसे ही H2O के बनने की दर, H2O के बनने की दर बराबर क्या होगी, और यहाँ पे देखो ये लुप्त हो रहे हैं, यहाँ पर निगेटिव साइन लगाएंगे, है ना। O2 लुप्त हो रहा है, खर्च हो रहा है, यहाँ पे निगेटिव साइन लगाएंगे, है ना। ये और ये पॉजिटिव है क्योंकि ये बन रहे हैं, है ना, इनकी सांद्रता में वृद्धि हो रही है, H2 की सांद्रता में वृद्धि हो रही है। तो बनने की दर कैसे लिखेंगे, डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा टी। तो देखो अभिक्रिया की समीकरण देखकर आपको जो अभिकारक है उनके लुप्त होने की दर का पता लग जाना चाहिए, और जो उत्पाद है उनके बनने की दर को कैसे लिखते हैं ये आपको लिखना आना चाहिए। अच्छा, अब जो अभिक्रिया की दर है और ये अभिकारक और उत्पाद इनके लुप्त होने और बनने की दर में समीकरण देख करके हम पता लगा लेंगे क्या संबंध है ना। देखो अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग बराबर होगा, बराबर कहीं क्या होगा, माइनस डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी। देखो NH3 के जो लुप्त होने की दर है
NH3 के जो लुप्त होने की दर है ना, उसको अभिक्रिया की दर के बराबर करने के लिए इसके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से इसके विलुप्त होने की दर को भाग दे देते हैं, है ना। यानी कि इसे लिखेंगे इसमें नीचे बटे 4 ये बराबर। इसी प्रकार से अभिक्रिया की जो दर होगी ना, वो O2 के लुप्त होने की दर के बराबर होगी जब हम उसे 5 से भाग देंगे। तो डेल्टा O2 अपॉन 5 इंटू डेल्टा T बराबर, ये सांद्रता इनकी घट रही है NH3 और O2 की, और NO की सांद्रता बढ़ रही है। तो इसके बनने की जो दर होगी वो होगी डेल्टा NO अपॉन डेल्टा T, और ये NO बनने की दर होगी। बनने की दर को कहीं से डिवाइड करेंगे, इसके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से। NO बनने की दर है ये, तो इसके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से भाग देंगे। स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से भाग देने पर जो ये उत्पाद बनने की दर है ना, वो अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाएगी, बराबर। और ये H2O के बनने की दर बराबर प्लस डेल्टा H2O H2O अपॉन डेल्टा T, और नीचे कहीं से मल्टीप्लाई होगी 6 से बटे 6। तो देखो इस अभिक्रिया की दर में NH3 के लुप्त होने की दर, O2 के लुप्त होने की दर, NO के लुप्त होने की दर, H2O के लुप्त होने की दर, ये आपस में ये इस प्रकार से संबंधित है। अब इसी से ही हम ये निकाल देंगे NH3 के लुप्त होने की दर, है ना। देखो NO के बनने की दर दिया हुआ है ना। क्या दिया हुआ है? NO के बनने की दर दे रखी है। देखो ये NO के बनने की दर दे रखी, यानी कि डेल्टा NO अपॉन डेल्टा T ये दे रखा। क्या दे रखा? ये 3.6 गुणा 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स ये दे रखा। अब इससे पूछा NH3 के लुप्त होने की दर, तो इसमें NH3 के लुप्त होने की दर और इसमें क्या संबंध है? ये संबंध है, देखो इनमें ये संबंध है, हमें पता है डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T और नीचे 4 बराबर, है ना, ये माइनस, ये बराबर है NH3 के लुप्त होने की दर कहाँ है? ये हो गया, और ये NO ये बराबर डेल्टा NO अपॉन डेल्टा T, और स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितना है इसका? 4। तो NH3 के लुप्त होने की दर देखो ये हो जाएगी माइनस डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। देखो ये होगी विलुप्त होने की दर, बराबर क्या, ये उधर चला जाएगा, है ना, ये उधर चला जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा NO अपॉन डेल्टा T, है ना, ये आ गई। यानी कि अमोनिया के जो विलुप्त होने की दर है वो NO बनने की दर के बराबर है। इसी प्रकार से हम देखो H2O के बनने की दर की गणना हम कर सकते हैं। अब देखो ये जो अभिक्रिया की दर दी हुई है, अभिक्रिया की दर अमोनिया के प्रयुक्त होने की दर के बराबर O2 के प्रयुक्त होने की दर, ये NO के बनने की दर, ये H2O के बनने की दर। तो इसी से अब हमें H2O के निर्माण की दर ज्ञात करनी है। सवाल में हमसे पूछा गया है कि H2O के निर्माण की दर बतानी है, तो इसी से ही हमने ये संबंध ले लिया। ये H2O के निर्माण की दर, ये NO के निर्माण की दरों में ये संबंध होता है ना, H2O अपॉन
6 इंटू डेल्टा टी बराबर 1/4 NO ऑन डेल्टा टी, ये NO के निर्माण की दर। तो ये इसको 6 को उधर ले गए, तो यानी कि ये क्या है, ये H2O के निर्माण की दर, ये क्या है, H2O के निर्माण की दर। H2O के निर्माण की दर बराबर होगी NO के निर्माण की दर इंटू 3/2, तो ये आ जाएगा H2O के बनने की दर। इसी प्रकार से और भी न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, उनका आप सभी विद्यार्थी जो है अभ्यास करेंगे। हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, देखो मैंने आपको कई न्यूमेरिकल्स बताए हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स का आप खुद अभ्यास करना। अब देखते हैं अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। जो अभिक्रिया का वेग होता है, इसमें हम मोटा मोटा सा अध्ययन करते हैं, वो कई कारकों पर निर्भर करता है। पहला, सांद्रता। देखो, जो अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। अभिकारकों की सांद्रता अधिक होने पर जो है अभिक्रिया का वेग अधिक होता है, क्योंकि जो अभिक्रिया होती है वो अभिकारक अणुओं की आपस में टक्कर होने के फलस्वरूप अभिक्रिया होती है। तो सांद्रता जितनी अधिक होती है, अभिकारक अणुओं की जो टक्कर होती है उनकी संख्या बढ़ती है। इसलिए सांद्रता बढ़ने पर, अभिकारकों की सांद्रता बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। उत्प्रेरक, जो उत्प्रेरक होते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं, वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, क्योंकि जो धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं ना, वो अभिक्रिया की जो सक्रियण ऊर्जा होती है, एक्टिवेशन एनर्जी, उसके मान को कम कर देते हैं। तो जो उत्प्रेरक होते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक, वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, है ना। अगला कारक है ताप। ताप बढ़ाने पर जो अणु होते हैं, अभिकारक अणु, उनकी गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है, और जो प्रभावी टक्करों की संख्या है वो बढ़ जाती है। इस वजह से मोस्टली जो अभिक्रियाएं होती है वो ताप बढ़ाने पर उनका वेग जो है वो बढ़ता है। अभिकारकों की प्रकृति। अभिकारकों की प्रकृति पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। देखो, जैसे मान लो ये रिएक्शन है, देखो NO + O2, ये बन गया 2NO2, है ना। ये अभिक्रिया बहुत तीव्र होती है, और ये अभिक्रिया देखो 2CO + O2 CO2, ये अभिक्रिया मंद होती है। देखो तो जो अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्योंकि जब अभिकारकों से उत्पाद बनते हैं तो अभिकारकों में बंध टूटते हैं और उत्पादों में नए बंध बनते हैं। तो जिनकी जो ऊर्जा होती है वो अलग अलग होती है, तो इसलिए जो अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला ताप हो गया। ताप के बारे में मैंने आपको बताया। अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, अगर अभिकारक ठोस है तो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक के जो कण होते हैं उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगर कणों का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। कण जितना छोटे होते जाएंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने की वजह से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल कब बढ़ता है? जब कणों का साइज जितना छोटा होता जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।